नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्रोग्राम पूछता है इंडिया। पाकिस्तान डर चुका है, युद्ध युद्ध चिल्ला रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से शिकस्त खा चुका पाकिस्तान खंबे नोच रहा है। लगातार वहां के रहनुमा गीदड़ भपकी दे रखे हैं, तो जवाब भी यहां से आ गया है। जी हां, आज एयरफोर्स डे है और आज एयरफोर्स डे के मौके पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक बार फिर से दोहराया कि 4 दिन, मात्र 4 दिन में पाकिस्तान परास्त हो गया था। आप समझ सकते हैं कि जो देश 4 दिन नहीं टिक पाया वो जंग लड़ने की बात कहता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो जीत के झूठे सपने भी देखना शुरू कर चुके हैं। आखिर कितनी बार पिटकर मानेगा पाकिस्तान कि वो एक तरफ कंगाल, दूसरी तरफ आतंकवाद का पैरोकार देश है। क्योंकि एक बार फिर से वहां के ही यानी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भपकी दी और ख्वाजा आसिफ गीदड़ भपकी देते हुए कहते हैं कि भाई भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव है, भारत के साथ में युद्ध की संभावना है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि भारत कभी भी एक यूनाइटेड नेशन नहीं रहा, जबकि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनाया गया। बताया ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि भारत के साथ लड़ाई में वो एकजुट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहीं जंग हुई तो इंशाअल्लाह पहले से बेहतर परिणाम होंगे। ये बात ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहे गए। ये शब्द थे ख्वाजा आसिफ के। आपको सुनाते हैं वो बयान जिस पर भारत पाक के बीच में अब जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया, और जब दुश्मन ने हमारी सिविलियन पॉपुलेशन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जंगी कार्रवाई करने का प्रयास किया, तब भारतीय वायुसेना ने उन पर ऐसे सटीक और निर्णायक हमले किए कि दुश्मन को शांति वार्ता के लिए विवश होना पड़ा। सटीक और प्रिसाइज एम्फेसाइजेस आर एक्यूरेसी इन कंडक्टिंग ऑपरेशंस, हमेशा अपने निशाने में निपुण। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने बखूबी इस वाक्य को चरितार्थ करके दिखाया। हमने ये एक वाहिद रियासत है जो एक नजरिए की बुनियाद के ऊपर जो है, अल्लाह के नाम के ऊपर पाकिस्तान का मतलब क्या लाया उस वो जज्बा जो है ना, वो आप देखें कि कितनी हमारे में झगड़े चल रहे थे। मैं सारी पूरी कौम जो है ऊपर से लेके नीचे तक, नॉर्थ से साउथ तक जो है वो 4-5 दिनों में जो है उसका होते। तो ये चीज़ें जो है बड़ी मैटर करती हैं कौमों के अंदर जो है। ये मेरा ख्याल है कि अगर अल्लाह ना करे कोई इसकी ऐसी सिचुएशन राइज हो, चांसेस उसके हैं, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। अगर राइज होगी तो अल्लाह हमें पहले से ज़्यादा बड़ी फतह देगा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो चाहे बात एयर चीफ मार्शल हो या फिर भारत के आर्मी चीफ, वो लगातार पाकिस्तान को एक्सपोज करते रहे हैं, पाकिस्तान के झूठे दावों को एक्सपोज करते रहे हैं और एक बार फिर ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसा देश जो खुद पाकिस्तान जो आतंक परस्त है, 4 दिन भी भारत के सामने टिक नहीं पाया और वो अगर गीदड़ भपकी देता है तो उसका भी जवाब जल्द ही हम देने को तैयार हैं। इसी बीच पूछता है इंडिया में बड़े सवाल। ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई क्या पाक सेना भूल गई है? और हर बार पिटने के बाद पाकिस्तान आखिर क्यों धमकी देता है? सवाल ये भी, पाक हर मोर्चे पर हारा है और अब जुबान से जंग लड़ रहा है, ये भी अपने आप में हैरान कर देता है। करेंगे इसी पर चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ रहा है, उनसे हम जानेंगे। पाकिस्तान से भी मेरे साथ में साथी जुड़ेंगे और भारत से भी। इस समय मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी समय मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ में जुड़ रखे हैं।
साथ ही साथ मेरे साथ में पत्रकार पाकिस्तान से हसम दुर्रानी भी इस समय जुड़ रखे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत ओपी तिवारी जी आप ही से करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के लिए भी। सर ज़रा आप ही एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे अलग अलग मोर्चों पे खासतौर से पाकिस्तान को सबक तो सिखाया और ऑपरेशन सिंदूर तो सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण था हमारे सामने, क्या वो भूल गया है? पाकिस्तान तो देखिए नहीं भूल सकता, पाकिस्तान नहीं भूलेगा, लेकिन अगर गलती पाकिस्तान ने कोई दोबारा की, मुनीर भी नहीं चाहेंगे कि गलती करे, क्योंकि भारत जैसा इनके रक्षा मंत्री बता रहे थे कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है कुछ कर। भारत ने पास्ट में कभी भी पहले अटैक नहीं किया है, भारत ने हमेशा रिएक्ट किया है। भारत ने कुछ नुकसान करने की कोशिश की है, उसके बाद भारत ने करारा जवाब दिया है। इस सिंदूर में भी क्या हुआ, उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए, टेररिस्ट अटैक नहीं था वो, टेररिस्ट अटैक एक मैसेज था प्रधानमंत्री के लिए, जाके बता दो जो हम करेंगे। और इस तरह की ये जैसे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर भविष्य में कोई भी टेरर एक्टिविटी होगी, कोई भी टेरर एक्टिविटी होगी, वो एक वॉर का भी और माना जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। जैसे आप आर्मी चीफ को सुन रहे थे, आर्मी चीफ भी पूरी तरह से तैयार है। पहली लड़ाई खाली एयरफोर्स की वजह से 3 दिन में ये लाइन पर आ गए, घुटने पर आ गए थे। अब तो आर्मी भी तैयार है। तो अब देखिए, अगर उन्होंने ये गलती की तो इनके जो टारगेट्स है, मेन टारगेट्स, वो तो डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ वो वाले पॉइंट्स जहां से ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उनको भारत आर्मी जरूर कब्जे में ले लेगी, और ताकि उनका फर्दर एंट्री बंद हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हो गए, उसमें इंडियन आर्मी को उसको टेक ओवर करने में कोई देर नहीं लगेगी, जबकि भारत ने उसको, इंडियन एयरफोर्स उसकी पूरा एयर सुपीरियरिटी दे देगा। तो इसमें उनका डर ये है कि हो सकता है गलती से कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी बात ना सुने और कुछ कर दे, या मुनीर किसी कहने में या अपने लालच में कुछ कर दे, तो पाकिस्तान को सब कुछ सबर, पाकिस्तान को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, पाकिस्तान को बहुत सफर करना पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है। अगर कुछ हुआ तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी सही तरीके से खत्म हो जाएगी, तो पाकिस्तान 4-5 भाग में बच जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी वेरी क्लियर है कि बलूचिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, खैबर पख्तूनख्वा का कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो उनको अपने लोगों पर एयरफोर्स को यूज करना पड़ रहा है बॉम्ब गिराने के लिए। इनकी आर्मी की कैसी हालत हो गई है, इस आर्मी को तो क्रश करना इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही आसान होगा। एयरफोर्स अपना दिखाई चुका है, नेवी ने ब्लॉकेट कर दिया था। अगर नेवी ने अटैक किया तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े, और जैसे जनरल द्विवेदी बता रहे थे, पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी, उनकी पूरी ज्योग्राफी ही बदल जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से पूरी उम्मीद है कि इतनी समझ उनके आर्मी चीफ और उनके प्रधानमंत्री में अवश्य होगी, ताकि ऐसी गलती कोई भविष्य में न करे। सर, लेकिन उस बात को समझेंगे कैसे? मेरे साथ में पाकिस्तान से एक और खास मेहमान, PMLN के नेता इरशाद अहमद जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इरशाद अहमद जी हमारे साथ इस चर्चा में। हसम दुर्रानी जी, मैं आप ही का रुख करते हुए ज़रा समझने की कोशिश कर रही हूँ, ख्वाजा आसिफ आखिर क्या कहना चाह रहे हैं? उनके इस वक्तव्य का क्या अर्थ है और क्या ज़रूरत आन पड़ी है? क्या वो चाहते हैं कि एक और युद्ध हो जाए? जी देखिए, मुझे ख्वाजा आसिफ का मैंने पूरा बयान सुना और बड़े तफसील से मैंने उनकी चीज सुनी है। उसके अंदर कहीं पे भी ऐसी कोई चीज बिल्कुल नहीं है जो कि जिसको कि आप ये समझ रहे हैं कि वो भारत के ऊपर किसी किस्म का अटैक करने के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने तो डिटरेंस की बात की है, और उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे ऊपर कोई चीज मुसल्लत की जाएगी, थोपी जाएगी, तो हम उसको प्रॉपर्ली उसका हम जवाब देंगे। बाकी अभी जो हमारे भाई हैं, अभी हमारे जो सीनियर यहाँ बैठे हुए ओपी तिवारी साहब, जो कि एक्स आर्मी मैन है, आई थिंक फजाइया के हैं, एयरफोर्स के हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। तो लेकिन साथ में उन्होंने जो बातें की हैं कि जनाब फजाइया ये कर जाएगी, फजाइया वो कर जाएगी, तो सर आपके सामने है, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, गुफ्तगू कहीं से कहीं निकल जाएगी। अगर आपने जैसे इन्होंने कहा है कि बहरिया ने जैसा ब्लॉकेट कर दिया हुआ था, 400 नॉटिकल माइल दूर पाकिस्तान के कराची से दूर वो मौजूद थे, और वहां से कैसे उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया था, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में दिन में भी शायद विस्की के 2-4 पैग लगे हों, तो डे टाइम में भी तो इस तरह की बातें होती रहती। देखिए, अब वो जमाने खत्म हो गए हैं कि जब एक जमाने में कहा गया था कि 1965 के अंदर जो है ना, हम लाहौर जिम खाना में जाएंगे और शाम को हम लोग वहाँ पे 2-2 पैग भी लेंगे, उसके बाद डिनर जो है वहाँ पे करेंगे। तो वो सारी की चीजें आपके सामने है। बाकी ये है कि आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमला करेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमला जो है कहीं जब भी होगा वो हमेशा जो है आपकी जानब से ही होगा। अभी
कल की ही अगर मैं बात करता हूँ तो आप ही के जो फौजी जवान जो जा रहे थे बसों में कहीं जा रहे थे और उनके ऊपर अटैक हुआ, धमाके हुए और आपकी कैजुअलिटीज हुई हैं। जैसे वो धमाके हुए उसके फौरन बाद जो था वो खालिस्तान तहरीक वालों ने उसका धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली, लेकिन आपके टोटल मीडिया के ऊपर जो था वो यही आ रहा था कि वो एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि फौजियों का कॉन्वॉय जा रहा है और फौजी जवान जो हैं उनकी सीटों के नीचे एलपीजी सिलेंडर आपने रखे हुए हैं जो फट गए हैं और उसके बाद जो है वो खुदा न खास्ता ऐसे कोई मसला हुआ है। और दूसरी बात है खुदा न खास्ता अगर खालिस्तान तहरीक की जानब से ये इस हमले को कबूल न किया जाता, ये इस बात की निशानदेही न की जाती तो आप लोगों ने फौरन से पहले जो था ये आईएसआई के सर मंड देना था या पाकिस्तान के खिलाफ आपने जो था अपनी कार्रवाई शुरू कर देनी थी और उसके बाद आपके पास एक बहुत अच्छा बहाना मिल जाना था हमला करने का। लेकिन अभी जो दूसरी चीज है वो ये कि आपका जो बिहार का इलेक्शन है वो आपका आखिरी जो उसका जो पड़ाव होगा इलेक्शन का वो 11 नवंबर को होगा और मेरे जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक 20 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान शायद किसी किस्म की जो है वो दोबारा जो एक दूसरे के ऊपर जो शुरली पटाखे होते हैं या आप लोग एक दूसरे के ऊपर जो हमले करेंगे वो नजर आएंगे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी रीजन जो होगी वो होगी आपका बिहार इलेक्शन, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी इलेक्शन हुए हैं अब तक, ठीक है मेरी इतनी ज्यादा उम्र तो है नहीं लेकिन जितनी भी मेरी उम्र है तिवारी साहब को माशाल्लाह बहुत ज्यादा उम्र रसीदा है, सान रसीदा है, अल्लाह इनको और जिंदगी दे, इनको और बहारें देखने का मौका मिले। तो मैंने जितने भी आपके इलेक्शन देखे हैं आपके जितने भी स्टेट्स के इलेक्शन देखे हैं वो सारे के सारे जो पाकिस्तान सेंट्रिक होते हैं वो इशू सेंट्रिक नहीं होते। तो बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके लिए भी हैं, तिवारी साहब के लिए भी हैं, मोदी साहब के लिए भी हैं, लेकिन जंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए और किसी भी पार्टी को खासतौर पर पाकिस्तान को या भारत को इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि जंग होनी चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ वाली जो बात है उसको मैं दोबारा लेके आऊंगा सेंटर के अंदर, आप एंड के ऊपर लेके आऊंगा वो ये कि अगर आप छोड़ेंगे तो यकीनन आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग वे में सारी चीज़ों को बताया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कितना इंटरेस्ट रखते हैं आप इंडिया की इलेक्शंस में, इंडिया के हलचलों में। और मुझे लगता है कि यहाँ का जो इलेक्शन पैटर्न या डेमोक्रेसी जो है वो शायद पाकिस्तान का अगर 1% भी अगर उसे इम्प्लीमेंट कर लेता तो शायद वहाँ की आर्थिक रणनीतिक और हर रूप से छवि जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत होती। और आपने जो विस्की के 2 पैक मारने की बात कही, मुझे लगता है आप उसका टेस्ट और आप उसका व्यवहार ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, लेकिन मुझे तो अभी तक ये पता था शायद पाकिस्तान में उस चीज़ को छूना भी एक तरह से गुनाह माना जाता है क्योंकि एक तरह से कुरान में नशा करना भी हराम है। लेकिन अगर आप टेस्ट और आप उसके व्यवहार को और आप उसके आफ्टर इफेक्ट्स को जानते हैं तो मुझे लगता है अपने आप में वो कहना कुछ और करना कुछ होता होगा। माथुर साहब, मैं आपका रुख करना चाह रही हूँ। बहुत अच्छे से देखिए हमारे साथ में कुरैशी जी ने बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया भी, लेकिन बात पे हमेशा वही है कि पाकिस्तान एक्सपोज होता है। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जैसा कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भाई जंग एक बार फिर से आने वाले वक्त में होने वाली है, हसन कुरैशी जी कह रहे हैं हमारी तरफ से शुरुआत नहीं होगी, और मुझे लगता है हिंदुस्तान के भी पास में इतना कोई फ्री टाइम नहीं है कि वो पाकिस्तान पर अपने असला बारूद, अपना वक्त, अपना पैसा इस रूप में बर्बाद करें, क्योंकि वो अपनी चौथी अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पे लाने के उस पे बहुत अग्रसर है। सर जरा समझाने की कोशिश कीजिए आखिर क्यों ख्वाजा आसिफ दिन में भी ऐसे सपने देखते हैं, और क्या जो कुरैशी साहब कह रहे थे क्या वो ख्वाजा आसिफ को वही एक बीमारी हो गई है क्या? नैना, जय हिंद। सबसे पहले तो आपको, आपके तमाम दर्शकों को और जो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको 93 में एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स दिवस की शुभकामनाएं। इन जो हमारे पाकिस्तानी मेहमान हैं इनको भी, क्योंकि वो 1932 से लेकर 1947 तक ये लोग भी उसी एयरफोर्स का हिस्सा थे, ये बात भी ये समझने की है। तो इनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जो एयरफोर्स जो ये इनके पास अभी नजर आ रही है वो भी हमारी जो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा थी। पहली बात, देखिए मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा तसल्ली से सुनने की आवश्यकता है। ये जो जिस पॉलिसी की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की सदैव से पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ इंडिया सेंट्रिक रही है, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है। जबकि आप देखिए, वजह आपको नजर आना चाहिए। आपने कहा
आज भारतवर्ष चंद्रमा के साउथ पोल पर है, भारतवर्ष इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में है, भारतवर्ष ने पूरी दुनिया में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बना हुआ है, भारत रूस से व्यापार कर रहा है, भारत अमेरिका से नेगोशिएट कर रहा है, भारत चाइना के साथ कंपीट कर रहा है। ये तमाम बातें दिखाई दे रही है, किसको कहने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स हुआ करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कुछ दिन पहले इनके सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मुन्नीर, उन्होंने अमेरिका में एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं आधी दुनिया तबाह कर दूंगा, आधी दुनिया तबाह कर दूंगा। इस प्रकार के स्टेटमेंट तब आते हैं जब आपको खतरा होता है कि हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा होने की संभावना है। अतः अगर खतरा होने का कोई वजह बनी तो हम सारी आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। ये एक बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं से आ सकता है स्टेटमेंट जिनको की पता है कि अगर उन्होंने कोई हिमाकत करने का प्रयास किया तो इस प्रकार की संभावना बन सकती है। पहली बात। दूसरी बात ये होती है, देखिए, जब आप सच को स्वीकार नहीं करते, आपको उससे उबरने का और उसका तोड़ निकालने का जरिया नहीं मिल पाता। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान ने खुद कहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1000 साल की लड़ाई के बारे में यूएन में जाकर के बात करी थी। उसके बाद इन्होंने ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स इनकी राष्ट्रीय पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी है। ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स का अर्थ है कि भारतवर्ष में आतंक फैलाओ। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जो ये बात बार बार करते हैं कि हमारा देश अल्लाह के नाम पे बना, इसके नाम पे, उसके नाम पे, तो ये मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं, या शायद कोई और दूसरा देश नहीं है, जो कि F-16 फाइटर से अपने ही खुद के देश के लोगों के ऊपर F-16 फाइटर से हमले कर रहा है, बमबारियां कर रहा है। और उसमें मुझे कहीं दूर दूर तक कोई धर्म और वो नजर नहीं आ रहा। तो ये तमाम बातें भी आपको मुझे लगता है समझने की आवश्यकता है। देखिए, जो सच है वो पता है सबको, और यही वजह है कि जितने, अब मैं आपको जो इनके स्टेटमेंट्स उस समय आए थे उनको बारे में एक बार और कल भी शायद मैं इसके बारे में बातचीत कर रहा था, जब 7 तारीख को पहला दिन हुआ था, उसके बाद शहबाज शरीफ ने अपने मित्र राष्ट्रों को पत्र लिखा था कि हमारी बहुत नुकसान हुआ है और हमें आर्थिक मदद की आवश्यकता है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक जगह कहा था कि रात के 2:30 बजे जनरल मुनीर ने, उस समय वो जनरल थे, फील्ड मार्शल नहीं थे, कि मुझे फोन किया कि नूर खान एयरबेस पे हमला हो गया है और वहां पर ये हो गया, फलाना हो गया, ढकाना हो गया। इस प्रकार से कोई भी प्रधानमंत्री हवा में इस प्रकार की बातें नहीं करता है। ये दूसरी बात होती है। तीसरी बात ये है कि जब हमने कह रहे थे कि हमने 11 हवाई अड्डों पर हमला किया है, तो वहां से एक मिनट नैना, पाकिस्तान से स्टेटमेंट आया था 11 नहीं 13 हवाई अड्डों पर हमले हुए हैं। तो ये तमाम चीजें सबको, पूरी दुनिया को पता है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ ये पूरी दुनिया को पता है। मैं भी इस बात का बहुत प्रबल समर्थक हूं कि 2 पड़ोसी राष्ट्रों में समन्वय होना चाहिए। आप साथ मिलकर के रहें, आर्थिक रूप से तरक्की करें। अब जब ये आप चाहते नहीं है तो वही होगा सर। ये मुझे लगता है अब तो इसकी उम्मीद करना भी बहुत बेईमानी हो जाती है सर, इसकी तो उम्मीद करना भी बहुत बेईमानी हो जाती है। इरशाद अहमद जी, ख्वाजा आसिफ का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब कहा जा रहा है पाकिस्तान में खासतौर से आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर एक अस्थिरता का वक्त नजर आता है। तो क्या ये जनता का ध्यान महंगाई जैसे, राजनीतिक अस्थिरता जैसे विषयों से भटकाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है? क्योंकि उन्हें पता है कि इस बयान का ना ही हिंदुस्तान पे कोई असर पड़ेगा, ना ही पाकिस्तान पे असर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। मैं बहुत देर से आपको सुन रहा था। आप बात कर रहे थे अभी, आपके ये जो मौसूफ हैं आपके मेहमान जी, मैंने इनको भी सुना। जी जी बोलिए इरशाद जी। हेलो जी जी इरशाद अहमद जी बोलिए। अच्छा, इरशाद अहमद जी कि शायद नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही है भाई। अब उस पर एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। नेटवर्क तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जंग कैसे लड़ी जाएगी, अपने आप में यही बड़ी बात हो जाती है। ओपी तिवारी जी,
पाकिस्तान, हालांकि यही अपने आप में हो गया कि नेटवर्क तक चल नहीं रहा है, कैसे जंग लड़ी जाएगी। ख्वाजा आसिफ जंग की धमकी देते हैं, अलग अलग मुहाने पर खड़े होते हैं। एक सेकंड, इरशाद जी, अच्छा ठीक है। ओपी तिवारी जी, आप ही से मैं जरा समझने की कोशिश कर रही हूँ, अगर अभी मौजूदा स्थिति में अगर ख्वाजा आसिफ के इन दावों में थोड़ा सा भी 1% भी अगर हम दम मानते हैं, तो आखिर पाकिस्तान आपको कहाँ लड़ता हुआ नजर आता है, कहाँ स्टैंड लेता हुआ नजर आता है हिंदुस्तान के साथ? देखिए नैना, ये बहुत क्लियर है, ना पाकिस्तान की आवाम चाहती है जब, ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती है, लेकिन वो मजबूर है ये मुनीर के सामने। किसी भी सलीम दुरानी से भी पूछते, सलीम दुरानी साहब से पूछ लीजिए दिल से क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तान किस हालत में है। वो नहीं चाहते कि जंग चाहे, शरीफ साहब नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है जिसने पूरे देश को 1953 से पूरे देश को राइट पे ले चुका है, पूरा परेशान कर चुका है, वो लड़ाई के अलावा बिजनेस करते हैं, बाकी सब काम करते हैं। तो ये जो थी डिफेंस मिनिस्टर, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उनकी आवाम की भाषा नहीं थी, पॉलिटिकल लीडर की भाषा नहीं थी, बल्कि इनडायरेक्टली और उनके डर से, ये सर मुनीर क्या नाम है, जो भी मुल्ला मुनीर के डर से वो स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, क्या मतलब है, ये देखना है। ये मतलब इसलिए दे रहे हैं कि हम हाथ जोड़ के कटोरा लेके बाहर जाएंगे कि हमारे पास भारत अटैक कर सकता है, इसका मकसद सिर्फ यही है। लड़ाई का तो रिजल्ट उनको मालूम है अच्छी तरीके से, तो लड़ाई का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो आर्मी अपने लोगों को दबाने के लिए जो अपने एयरफोर्स यूज कर सकती है, जो विश्व में मेरे ख्याल से दुरानी साहब एग्री करेंगे, पहली बार हुआ है। दुरानी साहब पूरी तरीके से सहमत होंगे। क्या आप लोग वॉर चाहते हैं? वॉर तो भारत भी नहीं चाहता, भारत ने कभी भी कोई वॉर नहीं किया है, दुरानी साहब कभी भी नहीं किया है। मैं इसका जवाब ले लेती हूँ दुरानी साहब, फिर मैं इरशाद जी का रुख कर रही हूँ। दुरानी जी, क्या वाकई में पाकिस्तान वॉर चाहता है? क्योंकि हिंदुस्तान तो बिल्कुल नहीं चाहता, हिंदुस्तान प्रगति चाहता है। हाल ही में हमने देखा था, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी इस युद्ध के बाद में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी बड़े स्तर पर लॉस पाकिस्तान में आर्थिक स्तर पर हुआ, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। देखिए नुकसान हुआ और उसको लेकर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है, वो अपने आप में एक बड़ा ट्रेलर है। क्या आपको लगता है वाकई में वॉर की जरूरत है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि माथुर साहब जो है वो सीनियर मोस्ट बंदे हैं, ओपी तिवारी साहब है, इन्होंने मैंने जैसे पहले कहा कि सीनियर लोग हैं, पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्यारों ने अपने ही आबादी के ऊपर अटैक किया। सर उसका कोई सबूत? पहली बात मैं आपको बता दें तो वो इशू क्या है सर। बीइंग अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं फैक्शन फिगर को खोजता हूँ और मैं ग्राउंड रियलिटी तक पे जाता हूँ, तो वहां पे उन तालिबान का, उन टीडीपी के उन लोगों का कंपाउंड था जिनको कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जब वो वजीर आजम थे, तो वो अफगानिस्तान से 40,000 जो फाइटर्स जिनको वापस लेके आए थे, जो पाकिस्तान से भाग के अफगानिस्तान चले गए थे, उनको जब वहां पे उन्होंने वापस लाके सेटल किया था, तो उन्होंने एक कंपाउंड बनाया हुआ था और उनके साथ उनकी फैमिलीज थी, उनके उस कंपाउंड के इर्द गिर्द उन्होंने अपनी फैमिली को सेटल किया हुआ था। बेसिकली ह्यूमन शील्ड बनाई हुई थी और वहां पे वो असला वगैरह रखते थे। अगर उसको तबाह कर दिया गया है, तो अगर आप उसको कहें कि उन्होंने पाकिस्तान की आबादी के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर हमला किया, तो मेरा ख्याल है अपने थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। आप भी करेक्ट कर लीजिए सर। नहीं सर, दुरानी जी, सिविलियंस पे बिल्कुल भी अटैक नहीं हुआ, ये इंडिया की तरफ से, सुनिए, चाहे बात एयर चीफ मार्शल हो या आर्मी चीफ हो, और अलग अलग लेवल पे, सुनिए, हर स्तर पे स्पष्ट किया है, पाकिस्तान की कभी भी आम जनता को टारगेट नहीं किया गया। हमेशा उन इलाकों को ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट किया था जहां पर आतंकी कैंप थे, जहां पर आतंकी ठिकाने थे, जहां पर आतंकियों की मौजूदगी थी, उसके आधार पर ही टारगेट करते हुए एक्शन लिया गया था। जी बोल लिया, गाना आपने बोल लिया, बोलिए। जब आप तमाम लोग बोल रहे हैं, मैं भी चुप करके सुन रहा हूं, तो आप भी थोड़ा तहम्मुल। अरे दुरानी जी, आपको तो इत्मीनान से पूरा वक्त दिया है मैंने। प्लीज लेट मी कंप्लीट। हम यहाँ पे जो है ना, वो अपना बहस नहीं करना चाह रहे। मेरे साथ सीनियर लोग बैठे हुए, काइंडली आपको मेरा नहीं तो कम से कम इनकी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, मुझे बहुत ध्यान है, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। इरशाद जी की भी जरा डिग्निटी का ध्यान रखिए, उन पर भी जाना है बात करने के लिए। तो बीबी आप करने देंगी तो मैं करूंगा। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि अपना माथुर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि जनाब शहबाज शरीफ ने जो है दोस्त मुल्कों को खत लिखे कि हमारा ये नुकसान हो गया। सर आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काइंडली उस खत की कॉपी मुझे दे दें। यहाँ पाकिस्तान के अंदर मैं कम से कम इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ की जरा लत्ते ले सकूं और उसकी मैं इंसल्ट कर सकूं कि तुमने ये लेटर क्यों लिखा। तीसरी बात, आपने कहा कि जी पाकिस्तान जंग हार गया। डोनाल्ड ट्रंप हर सांस लेता है, सांस उसका बाहर निकलता है। 7 त्यारे पाकिस्तान ने तबाह कर दिए, 7 त्यारे पाकिस्तान इंडिया के तबाह कर दिए। इंडिया ने सीज फायर की दरखास्त की, पाकिस्तान ने इसको कबूल कर लिया, खत्म। अब अगली बात करते हैं।
आप कहते हैं कि पाकिस्तानी की आवाम जो है उसका फौज से जंग से कोई लेना देना नहीं है। सर, मेरी जिंदगी में मेरे होश के अंदर ये पहली जंग थी जो कि मैंने अपनी आंखों में देखी, अपनी आंखों से देखी। मैंने सर उन लोगों को देखा जो कि जब इंडिया के ऊपर गोले फायर हो रहे थे, वो गोले उठा के फौजियों को दे रहे थे और टैंक्स के अंदर अपना तोपों के अंदर जो था वो खुद रिफिल कर रहे थे। मैंने उन लोगों को अपनी आंखों से देखा जो कि गोले गिन रहे थे और खुद कह रहे थे कि अब तक हमने इतने गोले फायर करवा दिए हैं इंडिया के ऊपर। मैंने उन लोगों को अपनी आंखों से देखा है जो कि अपनी 12 बोर की डबल बैरल गन्स लेके शिकार वाली बाहर छतों के ऊपर बैठे हुए और इंडिया के ड्रोन्स को हिट करके नीचे गिरा रहे हैं, और वो वीडियोस और तस्वीर जो है वो सारी की सारी आपके ऊपर आपके पास मौजूद है। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये है कोई भी बंदा जंग नहीं चाहता। दुरानी जी, मुझे लगता है अब आपने देखिए, अब आपने बात अपनी बहुत वक्त लिया, इरशाद जी का भी रुक करने दीजिए ना। देखिए, सुनिए प्लीज। अब नहीं, अब मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, पाकिस्तान की आवाम को आप लोगों ने तो ट्रेनिंग दे रखी है। वहां पे आपने जिन लड़ाकों की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने गोले मिसाइल में भरे, हथियार उठाए, आप लोगों ने उन्हें हथियार के अलावा दिया क्या है? आपने उन्हें हथियार और कटोरे के अलावा दिया क्या है? आपने अगर उन्हें शिक्षा या फिर उस रूप में अगर मजबूत किया होता तो शायद वो इस बात से भी पीछे हटते। आखिर दिया क्या गया है? आपने आप बखूबी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इस बात को आपकी ये कहूं पूरी तरह से सहमत हूं कि वहां के लोगों ने गोले भरे उठाए और बाकायदा मिसाइल में भरे होंगे, बंदूकें उठाकर उन्होंने दागे होंगे, क्योंकि यही तो एक तरह से आपने एक तरह से उनको शिक्षा दी हुई है। लेकिन इरशाद जी, बड़ी डिसेंसी के साथ प्लीज, बहुत देर हो गई है सर, आप जरा उनकी भी थोड़ा सा इज्जत का ध्यान रखिए ना। बड़ी देर हो गई, मुझे उनका रुख करने दीजिए दुरानी जी। इरशाद जी, मैं आपसे वही सवाल पहले पूछ रही थी, क्या इस तरह का ख्वाजा आसिफ का बयान क्या पॉलिटिकल वे में इंस्पायर्ड बयान नजर आता है, और वहां की अस्थिरता या फिर महंगाई जैसे विषय या नाराजगी, उससे ध्यान भटकाने के लिए एक तरह से ये बयान दिया गया है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये कहूंगा, आपसे अर्ज करूंगा, देखिए मैं हमेशा अर्ज करता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने आपसे कब जंग रोकने का कहा और कब मेरे वजीर आजम पाकिस्तान और मेरे फील्ड मार्शल हाफिज आसिफ मुनीर साहब ने कहा कि हम जंग लड़ेंगे, या ख्वाजा आसिफ साहब ने कब कहा कि हम जंग लड़ेंगे? और दूसरी बात यह है कि अभी आपको जंग की जरूरत नहीं है। आप ही के पाकिस्तान के चैनल का इंटरव्यू है सर, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको अभी सुना भी दूंगी। ख्वाजा आसिफ क्या कहना चाहते हैं अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको सुना भी दूंगी। वो उन्होंने इंडिया को नहीं इंटरव्यू दिया, उन्होंने पाकिस्तान के चैनल को दिया है। चले आप बोल लें पहले। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बोलने तो दें, 1 मिनट पूरा बोलने तो दें। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान को जंग की जरूरत नहीं, मरहम पट्टी की जरूरत है। जो मारा है ना हमने पहले, उस पे मरहम लगाने की जरूरत नहीं। आप लड़ नहीं सकते पाकिस्तान की फौज से, आप लड़ नहीं सकते मेरे शाहीनों से, लड़ नहीं सकते फील्ड मार्शल मुनीर की फौज से। खुदा की कसम, इस वक्त पूरी दुनिया जश्न मना रही है पाकिस्तान की जीत का। आपको तो मारने के बाद हम दुनिया उम्मत मुसलमा के और पूरी दुनिया के शेर बन के, टाइगर बन के सामने आए हैं। पूरी दुनिया में जितनी इज्जत पाकिस्तान को मिल रही है और जितनी जिल्लत हिंदुस्तान को मिल रही है, ये पूरे 78 साल में 80 साल में ऐसा नहीं हुआ कभी। आपके मोदी जी ने हिंदुस्तान को उस डगर पे पहुंचा दिया जहां से वापसी मुश्किल है। अभी आपके आर्मी चीफ, आपके एयर चीफ जो कुछ मर्जी बोलते रहे, दुनिया उसको तस्लीम नहीं करती है। आप ये देखिए, मैं कल देख रहा था, आपकी असेंबली में देख रहा था, आपके अपोजिशन के राहुल गांधी को देख रहा था कि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी कि भाई ये मिसाइल चला दो, ये जहाज चला दो, ये अभी बादल है, रेडार में पकड़े नहीं जाएंगे। देखिए, इस तरह का माइंडसेट है आपके वजीर आजम का, जिसको पता ही नहीं है कि रेडार हर जगह पकड़ लेगा। आप तूफान में जाएंगे, आप बादल में जाएंगे, आपको रेडार पकड़ लेगा। ये आपके लतीफे हैं, आपके चुटकुले हैं, आपकी असेंबली के चुटकुले हैं, जो मैं आपके चैनल पे आपको बता रहा हूँ। आपका वजीर आजम अभी दुरानी साहब ने जो कहा ना, माथुर जी का ऑडियो आप कीजिएगा। अभी अरे इरशाद जी, आप मुझे लग रहा है आप शायद पाकिस्तान की सेशन की बात कर रहे थे, जहाँ पर आप ही के मंत्री बाकायदा कह रहे थे, उनसे पूछा गया कि भाई आपने आखिर उसको ध्वस्त क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा हमने इसलिए ध्वस्त नहीं किया कि कहीं उनको हमारा रडार ना पता चल जाए, हमारी पोजीशन ना पता चल जाए। आप जरा कंफ्यूजन, मुझे लग रहा है, मैं मानती हूँ, देखिए ये तकलीफ होती है, चोट इतनी गहरी है कि याददाश्त पर असर हो गया। माथुर जी, इरशाद जी की बात पे, क्या चोट इतनी ज्यादा लग गई है कि याददाश्त पर असर हो चुका है?
हमारे दिमाग पे नहीं, आपके बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, या ये इनको जरा भी नहीं मानने का पुराना, ये वही पाकिस्तान है जो कि 17 दिसंबर 1971 को भी कह रहा था कि हम बांग्लादेश की लड़ाई जीत रहे हैं। ये इनकी पुरानी हमेशा से आदत रही है, हर बार 4-5 बार ये मार खा चुके हैं। इसमें कोई और इसमें डिस्कशन का स्कोप नहीं है। ये जो जिस बारे बात कर रहे हैं, वो लिस्ट जो है 156 लोगों को मरणोपरांत इन्होंने वीरता पदक दिया है। 156 लोगों को मरणोपरांत वीरता पदक दिया गया जाता है, जबकि 1000 लोग मारे गए होते हैं। चलिए उसको छोड़ दीजिए। दूसरी बात है, जिस प्रकार का जो जनाजे निकले थे 8 तारीख को, जब मौलाना मसूद अजहर ने भी कहा था कि मैं खुद क्यों नहीं मर गया, मेरा पूरा खानदान तबाह हो गया इस हमले में, और उसमें पाकिस्तान की सेना के अधिकारी और पाकिस्तान के सियासतदान वहां पर उन जनाजों के साथ खड़े हुए नजर आए थे जो आतंकवादियों के जनाजे थे। उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ कहने की भी आवश्यकता है। वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं बार बार कि हमने ये किया, जो खुद मान रहा है, जो पाकिस्तान आज कुछ मानने को तैयार नहीं है, जिसने खुद माना कि 13 हमारे हवाई अड्डों पर हमले हुए हैं, उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम को हमने न्यूट्रलाइज करके, इनको खुद कहने की जरूरत नहीं है। इनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय वो भाषा बोलने के, जो कि DGISPR से अप्रूव्ड है। उसके अलावा ये बोल नहीं सकते, और वजह यही है, अब किसने क्या किया, क्या मार खाई, वो अपने आप पता पड़ जाएगा। और उसके असीम मुनीर के जो स्टेटमेंट्स उसके बाद आए हैं, जो शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी दुनिया को पता है। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय आपको दिखाएगा, आप शेर बन के घूम रहे हैं या क्या बन के घूम रहे हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो सच है वो सच रहेगा, और इसमें कोई आपको, मुझे और आपके कहने से कोई इसमें कोई तब्दीली आने वाली है नहीं। हम जो 22 मिनट में 1:05 से लेके और 1:27-28 तक जो तबाही हुई थी पाकिस्तान में, वो सब वो भी जानते हैं, उसको उन्होंने भी माना था। और ये तमाम बातें जो नैना बता रही है वो बिल्कुल सही है। मेरा ये मानना है कि अभी 1 मिनट नैना, अभी इशू वो नहीं है कि कितनी किसने मार खाई, वहां पर सारा सबको दुनिया को नजर आ रहा है सारे, और उसी दिन से बताया जा चुका है कि किसने क्या किया, कब कहां पर क्या हुआ था। 9 इनके अड्डे तब नेस्त नाबूद हो गए थे, बिल्कुल कोई इसमें संदेह नहीं, कोई खुद मारा इन्होंने। चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। अभी प्रश्न ये है कि किस प्रकार की बयानबाजी ख्वाजा आसिफ साहब ने की है, और किस प्रकार की बयानबाजी मुनीर करते रहे हैं पूरी दुनिया में जा करके, वो समझने की आवश्यकता है। वो आज भी मुझे लगता है सर क्या हो जाता है कि विदर्भ की पॉलिटिकल रिएक्शन एक अपने आप में बहुत अलग हो जाता है, और खासतौर से जब युद्ध लड़ने की बात होती है तो वहां के सैनिक युद्ध लड़ते हैं, वरना नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे होते हैं, इसी बात को लेकर नाराजगी है। बिल्कुल बिल्कुल। और नैना एक और बात बता रहा हूं, पाकिस्तान वो देश है जहां पर 4 बाउट्स डायरेक्ट मिलिट्री रूल के हो चुके हैं, याहिया खान, अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ, और बाकी समय पाकिस्तान में आर्मी का लगातार उसमें इंटरफेरेंस हर चीज में रहा है। कि इनको समझने की जरूरत है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पाकिस्तान की जो परिस्थिति है आज, जो हालत है, वो उनकी वजह से है। ये पाकिस्तान आज जहां पर आर्थिक रूप से है, ये उनकी वजह से है। हमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा। हम 4थे नंबर पे हैं, बहुत जल्द 3रे नंबर पे पहुंचने वाले हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर हम हैं, साउथ। तो ये बातें करने का समय नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है। इन्हें अपने खुद के इंटरेस्ट में ये देखना चाहिए कि इस प्रकार का सैनिक इंटरवेंशन किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में सही है या नहीं और है। मैं इसका जवाब, मुझे लग रहा है मैं तिवारी जी का रुख करूं, उसके पहले से दुर्रानी सर जी का रुख करना चाहूंगी। दुर्रानी जी, ये बात तो आप इस बात से तो बिल्कुल सहमत हैं, खासतौर से जब पॉलिटिकल और सैनिकों का इंटरवेंशन होता है तो ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए बड़ा घातक हो जाता है। आप जमीनी पत्रकार हैं, आप चीजों को जमीन से लगातार देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो क्या ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग है? इस बात को तो आप स्वीकार करते हैं पाकिस्तान के लिए भी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में, जिस तरह अभी माथुर साहब ने, जनरल अनुज माथुर साहब ने बात की कि पाकिस्तान के अंदर 3 दफा जो डायरेक्टली जो था वो फौज का हुकूमत रही है। लेकिन आप ये भी, अगर आप, लेकिन उसके साथ में आप ये भी तो देखें ना कि अभी जो लास्ट जो आपकी गवर्नमेंट थी इमरान अहमद खान न्याजी साहब की, जो कि जनरल बाजवा साहब जो थे वो चला रहे थे, जैसे ही तहरीक अदम एतमाद आया, उस वक्त से लेके आज के दिन तक पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर हमारी फौज का इंटरवीजन उस तरह नहीं है जिस तरह के इमरान अहमद खान न्याजी साहब या इससे पहले जो दूसरी गवर्नमेंट थी उसके अंदर रहा है।
देखिए हमने भी अपनी गलतियों से कुछ सीखा है और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखें। बहुत खूब। और ये जो तब्दीली जो होती है वो एकदम नहीं आ जाती, तब्दीली जो होती है आते आते थोड़ा टाइम लगता है। देखिए अगर आप लोगों को ये कहना शुरू कर दें, जैसे अभी आपने बात कही है कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के नाम पे बना या इस्लाम के नाम पे बना और इसको इस्लाम के नाम पे चलाया जा रहा है, तो जो इंडिया है, जो हिंदुस्तान है, वो उसके अंदर भी तो वो तो एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन अब उसके अंदर जो हिंदुत्व जो एक लेके आने की कोशिश की जा रही है या उसको एक हिंदुइज्म के ऊपर चलाने की कोशिश की जा रही है, वो भी तो एक आपके सामने ही है। देखिए अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात कर रही हैं, जो आपने बात पूछी वो मैंने आपको बिल्कुल दुरुस्त आपको उसका जवाब दे दिया कि ये हमसे गलती हुई थी और हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुदारा आप लोग भी देखें और आपसे जो गलतियां इस वक्त हो रही हैं उनको सुधारने की, उनको रोक लें और उसको सुधारने की कोशिश करें, पहली बात। ठीक है, लेकिन दूसरी बात दुरानी जी आपने एक बात कही कि जिस तरह से खासतौर से पाकिस्तान अल्लाह का बनाया हुआ देश है, मैं आपको बताऊं वो भारत में किसी व्यक्ति का बयान नहीं है, वो खुद ख्वाजा आसिफ का बयान है। मैं बस एक बार मैं चाहूंगी इरशाद जी और दुरानी जी आपको एक बार वो बयान जरूर सुनना चाहिए। मैं फिर से चर्चा पे वापस आ रही हूँ, एक बार जरा सुना देते हैं ख्वाजा आसिफ को, क्या कह रहे हैं वो। हमने ये एक वाहिद रियासत है जो एक नजरिए की बुनियाद के ऊपर जो है अल्लाह के नाम के ऊपर पाकिस्तान का मतलब क्या लाया उस वो जज्बा जो है ना, वो आप देखें कि वो कितनी हमारे में झगड़े चल रहे थे। मैं सारी पूरी कौम जो है ऊपर से लेके नीचे तक, नॉर्थ से साउथ तक जो है वो 4-5 दिनों में जो है उसका होते। तो ये चीज़ें जो है बड़ी मैटर करती हैं कौमों के अंदर जो है। ये मेरा ख्याल है कि अगर अल्लाह ना करे कोई इसकी ऐसी सिचुएशन राइज हो, चांसेस उसके हैं, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। अगर राइज होगी तो अल्लाह हमें पहले से ज़्यादा बड़ी फतह देगा। तो मुझे लगता है इरशाद जी और दुर्रानी जी को जवाब जरूर मिल गया होगा। ये ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में ही दिया हुआ एक इंटरव्यू दिया हुआ, ये उसका एक हिस्सा है। और आप ये मान के चलिए कि खुदा को अगर आप मानते हैं तो वो भी इस बात को बखूबी जानते होंगे कि आखिर क्या किया है आम जनता के साथ में, वहां की जनता के साथ में, बलूचिस्तान में, पीओके में, वहां पर किस तरह से अभी भी संघर्ष लगातार जारी है। अब आप मुझे बोलने देंगी? अच्छा, अब आप मुझे बोलने देंगे, दरमियान में बोलेंगी नहीं। बोलिए। बात यह है कि उन्होंने सही कहा, पूरी दुनिया रब की बनाई हुई है, अल्लाह ताला की तख्लीक है पूरी दुनिया, इससे कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरी बात उन्होंने की कि नजरिए की बुनियाद पे पाकिस्तान बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे पाकिस्तान बना, इसमें कौन सी गलत बात की है उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने की है कि अल्लाह ताला की शान है जिसने दुनिया को कायम रखा हुआ है, जिसने पाकिस्तान को कायम रखा हुआ है, जिसमें आप और मैं सांस ले रहे हैं, अल्लाह की रजा से सांस ले रहे हैं। जिंदगी और मौत के दरमियान एक सांस का है फासला, आ गया तो ये जान, आया तो वो जान, ये याद रखिएगा आप। दूसरी बात आप कर रही हैं कि पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बना, पाकिस्तान अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए बना है। आप बार बार जंग की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूं खुदा की कसम, मेरे वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर कैसे मिटाएंगे जिसके आधार पर आप मिटाने की कोशिश करते हैं उन आतंकियों के ठिकानों को। तो हिंदुस्तान ने अपने सर्जिकल और ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त कर दिया, किस आधार पर मिटाएंगे? आप झूठ बोलते हैं, आप अपने घर में आतंकियों को पालते हैं। आपके आका मसूद अजहर, सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट मसूद अजहर रो रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कि वो बोल रहा था कि भैया अच्छा होता कि मैं भी मर जाता, मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। आप आतंकियों को पालते हैं, कैसे मिटाएंगे? आपके अंदर प्रॉब्लम यह है कि आप शोर करती हैं, बोलने नहीं देती हैं दूसरे को। मैं ये कह रहा हूं, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा ना इरशाद जी। आप अपनी जनता की आवाज को दबा सकते हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमेशा एक्सपोज होते हैं। मैंने हल्फन कहा था कि मस्जिद में नहते लोगों को मारा। मैं आज भी हलफ उठाता हूं कि आपने मस्जिदों में मारा है, ना करदा गुनाहों में मार दिया उनको। अच्छा। मस्जिद में नहते लोग, बच्चे बच्चियां, खवातीन, बुजुर्ग मारे हैं आपने, शहीद हुए हैं। वो दहशतगर्द नहीं थे। जो दहशतगर्द है वो आपकी आस्तीनों में है, आपकी आस्तीनों में दहशतगर्द आप हैं। हिंदुस्तान के राह के एजेंट दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है। पाकिस्तान प्यार करने वालों का मुल्क है, पाकिस्तान मोहब्बत बांटने वालों का मुल्क है। मरकज को तैयार करके वहां पर ट्रेनिंग कैंप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक आंखें मूंद करके रखेंगे? मुसलसल शोर करती हैं आप, कब तक आंखें मूंद करके आवाज को दबाने की कोशिश करती हैं, आप दूसरे की आवाज को दबाने की कोशिश करती हैं।
इसी रक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हम 30 साल से दहशतगर्दों को पाल रहे हैं आपके लिए। अमेरिका को कहा इन्होंने 30 साल से दहशतगर्दियों को पाल रहे हैं। ओसामा बिन लादेन इनके पास मिला था। परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन हमारा खुदा के बराबर है। ये तमाम बातें इसके बाद, अब उसके बाद भी कोई अगर आपको शक है कि कौन दहशतगर्द मुल्क है और कौन नहीं, गॉड सेव यू। आप लोग दहशतगर्द हैं। मैं कुछ पूरी कहना दुनिया चाहूंगा, ने कहते हैं मुझे पूरी हमदर्दी है इरशाद साहब से और सलीम साहब से। बिकॉज कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, उनकी क्या हालत हुई थी उनको पता है। ये इनकी दिल की, दुरानी साहब की, अहमद साहब की दिल की स्पीच नहीं है, ये किसी की रिटन स्पीच। ये जो क्या नाम है इनका, जो फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल ने जो लिख के दिया वो बोल रहे हैं कि मजबूरी है। एक चीज मैंने दुरानी साहब से सही सिखा बताऊंगा, इन्होंने जो बमबारी की है वो पाकिस्तान की जनता नहीं थी बल्कि टेररिस्ट थे। यही कह रहे थे दुरानी साहब, टेररिस्ट थे। उसके बाद सहमत हूं, लेकिन आपके अंदर जो टेररिस्ट आए उसमें पाकिस्तान के भी कुछ लोग होंगे, उसकी आपकी आर्मी हैंडल नहीं कर सकी, आपको एयरफोर्स यूज करना पड़ा। ये एक अपना बड़ा एग्जाम्पल है, पूरे विश्व के लिए एग्जाम्पल है जिसकी आर्मी इतनी सक्षम नहीं है। पाकिस्तान की ये मेन समस्या है, पाकिस्तान की आर्मी नहीं बल्कि पाकिस्तान के अपर जनरल्स हैं, एचलॉन्स हैं। बाजवा साहब ने क्या किया? बाजवा साहब अब जैसे रिटायर हुए प्रॉपर्टी लेके इंग्लैंड भागे। मुनीर साहब का क्या है? मुनीर साहब ने अपने लोगों की वहां पर वीसा ले लिया है और परमानेंट सिटीजन से ले लिया, वो भी चले जाएंगे। ये जो कुछ जनरल्स है, पूरी आर्मी को, पूरे पाकिस्तान को दे हैव टेकन फॉर अ राइड। ये आपको समझना चाहिए, दुरानी साहब समझना चाहिए। 48 की वॉर हो, 65 की वॉर हो, 71 की वॉर हो, कारगिल हो, ऑफ सिंदूर हो, शुरुआत आपकी आर्मी ने किया है। आपके आर्मी के जवान बहुत अच्छे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि समय जरूर आएगा जबकि आर्मी में म्यूटनी होगी और जो पूरे जनरल्स है जो खाली अपनी प्रॉपर्टी लेके विदेश भेज रहे हैं, जिसकी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इसकी वजह से है। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि दुरानी साहब, अहमद साहब को दिल के अंदर ये बात कठोर लग रही है, लेकिन मजबूर है बेचारे, करे क्या? उनकी तो भाषा वही बोलनी पड़ेगी जब मुनीर जी की बोलेगी। अब देखिए, जो कटोरा लेके जो IMF ने ग्रांट दिया था, किस लिए दिया था? उनको कहां भेजने के लिए? वो जहाज खरीद रहे हैं। भारत ने कभी भी अटैक नहीं किया है, भारत ने उसमें भी अटैक नहीं किया था, खाली 9 जो स्ट्राइक किए थे। लेकिन पाकिस्तान अगर रिएक्ट नहीं करता तो पाकिस्तान के एयरबेस बर्बाद नहीं होते। बालाकोट में हमने खाली वही स्ट्राइक किया था, कोई रिएक्शन नहीं हुई थी, वॉर आगे नहीं बढ़ी। ये जो आपके ही सरदर्द, किसी ने कहा था आपके जो सरदर्द थे वो खत्म हो गए थे, लेकिन एक आदमी पूरी पाकिस्तान को टेकिंग फॉर अ राइड। और तिवारी सर, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो जाती है कि स्वीकार नहीं करना है। लेकिन चलिए, दुरानी जी ने एक बात को जरूर स्वीकारा कि पहले जो गलतियां हुई हैं अब उनसे सीख लेते हुए जरूर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये बात को मानकर चलिए, खासतौर से कई रिपोर्टों में ये कहा गया है कि पाकिस्तान दशकों से आतंकियों को पनाह देता आया है। UN, संयुक्त राष्ट्र की बात हो, FATF की बात हो या अमेरिका की कई रिपोर्ट्स में कहा गया। और इसी के चलते टेररिस्ट फंडिंग को लेकर ये कहा जाए FATF ने कई बार ग्रे लिस्ट में डाला है, कई बार। और क्योंकि हम लगातार देखते रहे, चाहे बात 26/11 के आतंकियों की बात हो, जैश ए मोहम्मद की बात हो या फिर हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी किस रूप में फलते फूलते रहे हैं पाकिस्तान में। हाफिज सईद को तो पाकिस्तान ने सुरक्षा तक प्रदान की है, लेकिन इरशाद जी इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है ना, और मुझे लगता है मानेंगे भी नहीं इरशाद जी। लेकिन इस बात को तो आप जरूर स्वीकार करेंगे, अभी तक यही वो इस तरह से हमारे यहाँ कहा जाता है एक जोंक होता है, एक कीड़ा, ये उसी तरह के जोंक है जो पाकिस्तान का खून चूसते रहे हैं, पाकिस्तान की जनता को एक तरह से चूसते रहे हैं, पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान को पूरी तरह से ये कहा जाए खाली कर चुके हैं। मुझे मैं ये कहूंगा कि अभी ये कह रहे थे, अभी आपके गेस्ट कह रहे थे हिंदुस्तान के कि जी मैं जो मुझे स्टेटमेंट लिख के दी जाती है मैं वो बोलता हूं। मैं ये कह रहा था कि हर पाकिस्तानी हाफिज आसिम मुनीर है, हर पाकिस्तानी फौज का एक सिपाही है। हम सिपाही हैं, हम सीसा पिलाई हुई दीवार हैं हिंदुस्तान के लिए। जिस दिन भी हमारे खून की जरूरत पड़ेगी हम हिंदुस्तान के अंदर घुस के मारेंगे इंशाल्लाह। सिंदूर अभी आपको देके वापस भेजा, आप लगाने के लिए हिंदुस्तान आएंगे हम, सिंदूर आप बेफिक्र रहिए। पाकिस्तान का एक फर्द हाफिज आसिम मुनीर है, ये याद रखिएगा। कुछ नहीं होता, आपने वैसे मैंने कहने से नहीं होता, हमने करके दिखाया आपको। आपने बिल्कुल किया भी है, मेरी पूरी कौम ने करके दिखाया आपको। बिल्कुल नहीं मना करूंगी, आपने किया भी है पहलगाम में, आपने किया है पठानकोट में, आपने किया है उरी में, उसके पहले आपने लगातार करके दिखाया था। अभी आपको लेकिन इरशाद अहमद, याद रखो नया हिंदुस्तान है,
नया हिंदुस्तान है, आप अगर यहाँ पे छुओगे ना तो कोई छेड़ेगा नहीं आपको पूरी तरह से। अगर आपने छेड़ा तो आप छोड़े नहीं जाओगे। इस नए हिंदुस्तान को जरा समझने की कोशिश कीजिए आर्य दुर्रानी जी। लेकिन इस बात को जरा गांठ बांध कर आप बैठ जाइए। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, अगर बाल भी बांका नहीं कर सकते इरशाद अहमद। और किया है पाकिस्तान ने, पहलगाम में किया, आपने आतंकियों को भेजा मासूम लोगों की जान लेने के लिए, पठानकोट में किया, उरी में किया, इसके पहले लगातार आप ऐसे ही हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में धमाके करते रहे। आपने मुंबई में भी वही किया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अभी तक जो हिंदुस्तान ने भी बहुत बड़ा दिल दिखा के, दरिया दिल दिखा के, माफ करते हुए, अपना छोटा भाई समझते हुए पाकिस्तान को जो अनदेखा किया था ना, अब वो नहीं होने वाला। हम बड़े हैं आपसे एक दिन, पाकिस्तान एक दिन बड़ा अरे भाई साहब, बड़ा एक दिन आपसे पहले बने हैं। सुनिए, एक कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। याद रखिए, पेड़ आप याद रखिए, ना छांव दे सकते हैं, ना किसी को राहत दे सकते हैं। आप दे सकते हैं सिर्फ आतंकवाद का दंश। एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, भारत हजारों लाखों साल पुरानी सभ्यता है। पाकिस्तान की तरह 1947 में भारत का जन्म नहीं हुआ। भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता है, और ये जो बैठे हुए ये लोग भी उसी सभ्यता का हिस्सा थे। वो भारत था, इंडिया था। इंडिया एक दिन बाद में पैदा नहीं हुआ, ये आपकी गलतफहमी दूर कर लें। भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता है, भारत का हजारों साल का इतिहास है, और उसमें कोई संदेह न हो। आप पैदा हुए थे 14 अगस्त को और निकल करके बाहर चले गए थे। कोई वहां पर भारत एक दिन बड़ा एक दिन छोटा नहीं है। 50,000 साल बड़ा है आपसे। आप भारत का टुकड़ा, एक जो गंदा टुकड़ा था भारत का, उसको निकाल करके अलग कर दिया गया था सर्जरी से। चला जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। हमारी आर्मी जब आएगी आपके लिए आटा चीनी सब लेके आएगी। हम तो आपको, आपके लोग, आपकी आवाम है, हमारे आर्मी को तो लस्सी के साथ इंतजार करेगी। अब आपकी मजबूरी है, आप मत रहिएगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आवाम में हमारा क्या इंप्रेशन है और उनको हमसे क्या उम्मीद है। लोग कहते हैं कि हमारी क्या हालत हो गई है। हालत किसने की हुई है? आप लोग एडमिट करना नहीं चाहते, आपके जनरलों ने की है। बिकॉज इनका आपका रेशियो जो है आर्मी वर्सेज पॉपुलेशन का बहुत हाई है, पूरा कंट्रोल करती है। 1953 ऑनवर्ड्स इनडायरेक्ट कंट्रोल है। विशाल जी, अगर उनके पास कंट्रोल नहीं होता तो आपके पास इतनी खनिज थी, वो मुनीर साहब उसको भी जाकर अमेरिका को दे के आ रहे हैं। फाइनेंस भी सऊदी अरेबिया को दे दिया, एयरफील्ड भी सऊदी अरेबिया लेके जा रही है। आप कैसे सर्वाइव करोगे? कुछ तो बोलो, कुछ तो सच बोलिए। नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। आप ये स्थिति समझिए, ये समझिए उस देश की हालत, जब भारतीय खिलाड़ियों से नहीं जीत पाए तो जो ट्रॉफी लेकर भाग गए, आप उस देश से और क्या उम्मीद रखेंगे सर? आप उस देश से और क्या उम्मीद रखेंगे दुर्रानी जी? बात बार बार ये हो जाती है कि जब जमीनी स्तर की हकीकत की बात होती है, ये पहला ऐसा मौका नहीं है। आखिर किसने किसको पीटा, किसने किसको मारा, क्या हकीकत है? मुझे लगता है वो रिपोर्ट्स, वो तस्वीरें, वो पूरी दुनिया के सामने है। सैटेलाइट इमेजेस तक लगातार गवाही देती हैं। लेकिन इसके बावजूद कभी UNGA, कभी UN जैसे अलग अलग मंचों पर और दुनिया के अलग अलग मंचों पर इस तरह से अगर भड़काऊ बयान देना, अपने आप में इसको किस रूप में देखा जाए? क्या जंग चाहने की एक तरह से बार बार उकसावे वाली कार्रवाई करने वाला ख्वाजा आसिफ का ये बयान है क्या? अच्छा देखिए नैना, बात ये है कि ये जो भी जितनी भी बातें हुई हैं, चलो ये तो पॉलिटिकल बातें हुई, क्योंकि इरशाद अहमद खान साहब क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है और उनके साथ वो जो गुफ्तगू कर रहे थे उनका बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन मुझे तिवारी साहब और साथ में हमारे जो माथुर साहब है, उन पॉलिटिकल बातों के ऊपर जज्बाती होके जवाब देने की जो उन्होंने जिस तरह उन्होंने जवाब दिए, मुझे थोड़ी हैरत हुई है कि एक जैसे क्या, जो है जैसे क्या जैसे क्या कारगिल का जिक्र करना, क्या वो आपको पॉलिटिकल लगा है? उरी का पॉलिटिकल लगा है? अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी ना, मैं इंतहाई तहम्मुल से आप सब लोगों की बातें सुनता हूँ। अगर आपको मेरी बात पे बार बार अगर आपने पेवंदकारी करनी होती है तो फिर बाबा वही तो पूछ रही हूँ मैं, जैसे क्या, कौन सा हिस्सा आपको पॉलिटिकल लग रहा है? यही तो पूछ रही हूँ आपसे, आप नाराज हो जा रहे हैं। मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मेरी बात को सुन लो। अगर आपसे बात बर्दाश्त नहीं होती तो आप मुझे बता दो,
अरे दुर्रानी जी, शांति 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 रखिए आप। अच्छा, अब मैं वही तो पूछूं, कौन सा हिस्सा बैठे हुए हैं, कम से कम उनकी इज्जत का ख्याल कर लो, उनकी डिग्निटी का ख्याल कर लो। अरे दुर्रानी जी, मैंने इनको क्रॉस टॉक नहीं किया, और ये एक डिबेट की जिंदगी है, उसका हुस्न है कि आप उसको क्रॉस टॉक मत करो। लेकिन आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने आपको एक दफा नहीं 2 दफा पहले भी कहा। रानी जी, आप करीब 30-40 सेकंड बर्बाद कर चुके हैं इस चीज को लेकर। आप ना, आपके पास जब जवाब नहीं है तो आप इस बात को लेकर ही खींच खींच के ना आप टाइम किल कर रहे हैं। प्लीज दुर्रानी जी, आप टाइम किल कर रहे हैं, आप टाइम किल कर रहे हैं। आप प्लीज बी ऑन पॉइंट। यस, यू शुड बी, प्लीज यू शुड बी, लेट मी कंप्लीट। प्लीज जरा तमीज से बात कीजिएगा। मैं दुर्रानी जी कर रही हूँ ना, तो ये बकवास और ये फालतू का ये तरीका आपसे बिल्कुल यहाँ पे कोई सहन नहीं किया जाएगा। बस कर दो माथुर साहब, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पृथ्वी साहब, अपना तिवारी साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। Yes, you should be sorry. Pakistan should be sorry because you don't have any answers. Please sir, आपके पास में जवाब नहीं है, आप बार-बार टाइम किल कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप उसके बाद में एक अलग भूमिका बनाने की कोशिश करते हैं। आपने कहा पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं, मैंने पूछा किस बात का पॉलिटिकल, उस पर नाराज हो गए। आपसे मैं पूछ रही हूँ ख्वाजा आसिफ क्या उकसावे वाली कार्रवाई की बात करते हैं, आपके पास जवाब नहीं है। पॉइंट दिया मुझे माथुर साहब, तिवारी साहब, आपने ये बात कही कि आपने मुझे ये कहा कि आसम मुनीर का जो है उन्होंने अपने वीजे लगवा लिए। सर देखें, एक छोटी सी बात है, इंडियन मीडिया के ऊपर ही मैं बैठा हुआ था, अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, पहलगाम का वाकया हुआ था, और आपके एक बहुत बड़े एक चैनल के ऊपर मैं बैठा हुआ था। वहां पे उन्होंने मुझे कहा कि जनाब उन्होंने चार्टर्ड तैयारे से आसम मुनीर और दीगर जो लोग हैं वो भाग गए, फरार हो गए। मैंने उनको कहा कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, काइंडली वो इंफॉर्मेशन मुझे दे दे, ताकि मैं यहाँ पे बैठ के उनकी जो है ना इज्जत कर सकूं, उनको टका के मैं बेइज्जत कर सकूं। जैसे अभी तिवारी साहब ने मुझे ये कहा कि शहबाज शरीफ ने एक लेटर लिखा है, मैंने कहा सर काइंडली वो लेटर की कॉपी अगर मुझे मिल जाए तो फिर आप देखिएगा कि ना मैं उन लोगों के यहाँ पे लत्ते उतारूं, फिर आप मुझे बताइएगा। और ये खान साहब यहाँ बैठे हुए, खान साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं शहबाज शरीफ हो, चाहे फौज हो, चाहे इमरान खान हो, जो भी गवर्नमेंट हो, उसको मैं टका के जब जहां जहां उसकी कोई बुरी चीजें होती हैं उसकी मैं टका के उनकी इंसल्ट करता हूं, उन पर प्रॉपर तरीके से मैं उन पर तनकीद करता हूं, उनको पॉइंट आउट करता हूं। दूसरी बात, आपने देखें अभी आपने यहाँ पे ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द तंजीमों को स्पॉन्सर करता है। ठीक होगा सर, आपका पॉइंट था, आपने कह दिया। लेकिन सर बात ये है, टीडीपी अभी नेक्स्ट जो कमिंग वीक है उसके अंदर उनका जो वजीर खारजा है तालिबान हुकूमत के, वो किससे मिलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि वो जो है इंटायरली पाकिस्तान अगेंस्ट है, और उसके बाद उन्होंने अब तक जितने भी जो काम किए हैं वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ किए हुए हैं। इजराइल जो है उसका भारत के साथ बहुत अच्छा काम है। खालिस्तान तहरीक के जो लोग थे, अमेरिका में उनके साथ क्या हुआ, कनाडा में उनके साथ क्या हुआ, अमेरिका में देखें, ये चीजें जो है ब्लेम गेम जो है हर जगह से चलती है, लेकिन मैं आपके साथ ब्लेम गेम नहीं करूंगा, मुझे जरूरत नहीं है। मैंने ये सर छोटी सी एक बात बताएं, लेकिन दुरानी जी क्या ये डिप्लोमेसी नहीं कहलाती? मतलब अगर किसी देश की सुनिए क्या ये डिप्लोमेसी नहीं कहलाती? दरम्यान में इंटरप्ट कर रही हो। अरे सर मुझे एक बात बताइए, तो क्या मैं ये कोई आपके भाषण देने का मंच नहीं है? आप ही की बात पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आपको क्या लग रहा है, आपका नैरेटिव सेट करने के लिए आपको दूंगी मंच? प्लीज आपके पास आपसे मैं इतने सलीके से बात कर रही हूँ और आप हैं कि मुझे पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। आपके पास जवाब नहीं होता तो आप इस रूप में कहते हैं। इरशाद अहमद जी, जो जवाब जानना चाह रही हूँ, जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं, क्या ये डिप्लोमेसी का ही एक तरीका नहीं है? जैसा कि अभी बता रहे हैं टीडीपी के भी नेताओं के साथ में या फिर वहां पर आकर मुलाकात हो रही है, अमेरिका की पाकिस्तान के साथ में मुलाकात हो रही है, वही पाकिस्तान अमेरिका जिसे एक तरह से अभी तक लगातार टारगेट करते हुए उसका दरकिनार करता रहा है आतंकी घटना के बाद में, अगर वो साथ में है तो ये डिप्लोमेसी का तरीका ही होता है ना। बीइंग अ पॉलिटिशियन आप जरूरी समझते होंगे इसे। देखिए, इस वक्त जो मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं, जो अमेरिका गए हैं, चाइना गए हैं, मलेशिया गए हैं, पहले तो हम अमन की बात कर रहे हैं, हम फलस्तीन के लिए बात कर रहे हैं, हम इजराइल का मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम तमाम ममालिक मिलकर के ट्रेड की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं। देखें, हमारे जितने भी ये कायदीन हैं इस वक्त, मुल्क के जो जितने भी सरबराहान हैं, इस वक्त खित्ते में अमन कायम करने की बात कर रहे हैं, फलस्तीन की आज़ादी की बात कर रहे हैं,
मकबूजा कश्मीर से बदमाशी खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये चीजें हो रही हैं। अगर ये सब कुछ हो गया, जो कुछ हम करना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया के ममालिक करना चाह रहे हैं, जो कुछ अमन लाना चाह रहे हैं, खुदा की कसम अगर ये हो गया तो इतना अच्छा होगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी, खित्ते के लोगों के लिए भी, तमाम लोग जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके लिए भी। तो खुदारा आप भी लेकिन सर मुझे लगता है सर, असीम मुनीर ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की जो पहली खेप भेजी है, क्या इसके बारे में यहाँ के लोग कुछ नहीं कहते? क्या उसके बारे में ख्वाजा आसिफ कुछ नहीं कहेंगे? उसको लेकर जो अस्थिरता है उसी से ही ध्यान भटकाने की एक तरह से तो ये बड़ी कोशिश है, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ये तमाम आरोपी तमाम इस तरह से बातें कह रहे हैं। वेल देखिए, वक्त की कमी है, लेकिन आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर आप ये जरूर समझिए, पाकिस्तान एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है। यूएनजीए में मुंह की खाई, यूएन में मुंह की खाई, और अब आज जब एयरफोर्स डे था, इस दौरान भारत की तरफ से भी जिस तरह से जवाब दिया गया कि जो 4 दिन नहीं टिक पाया वो जंग की बात आगे करता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम जंग के लिए तैयार हैं। क्या होगा आगे, ये वाकई में आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।